तो एक मेरा दोस्त था, उसको वो भी ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम मेडिकैप्स, तो उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था। तो मैंने बोला यार एक काम करना, मैं खाऊंगा, मैं रिव्यू लिखूंगा, तो फोटो क्लिक कर दियो, मेरे को चाहिए। सो इंदौर में मुझे आज भी याद है, लाइक वी वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट फोटोग्राफी फ्रॉम अ डिजिटल कैमरा। तो पहले तो जब कहीं जाते थे किसी कैफ़े में, अगर समझे कोई कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी, तब इतने कैफ़ेज होते भी नहीं थे, तो लोग हंसते थे, पागल हैं यार, कोल्ड कॉफ़ी के फ़ोटो ले रहे हैं, क्या कर लेंगे। फिर जब वो पहला पोस्ट गया, फिर दूसरा पोस्ट गया, तीसरा गया, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत न्यू थे, लोगों को पसंद आने लगा, लोगों को हम बताने लगे कि कहीं का नई जगह खुली हैं। आज के इंदौर और पहले के, आज से 10 साल पहले के इंदौर में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। देयर इज़ लाइक बहुत बड़ा गैप। ब्रांड्स भी समझते हैं। इफ़ आई से लाइक स्टारबक्स या टाको बेल जब इंदौर आए थे, तो जब उनको पता था कि एज हमें मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर चाहिए इंदौर के, तो दे नो कि हाँ इन 200-250 में कौन ऐसा कर रहे हैं जिनसे हम उस तरीके की कैंपेनिंग प्लान कर सकें। आदमी कहता है मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा, खर्चे कम करूंगा, ये इंडस्ट्री उल्टी है ना। आपका रेंट बढ़ेगा, आपके एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट बढ़ेगी, जितना एम्प्लॉय ट्रेन होते जाएगा इंडस्ट्री इतनी बढ़ेगी, 500 रुपये में भी चले आएंगे। अब आप कह रहे हो आपके यहाँ पिछली साल 12,000 का एम्प्लॉय था, 15,000 का था। कुछ रेस्टोरेंट में सर ये हालत है कि उनके वो एम्प्लॉय जिनको उन्होंने ट्रेन किया, जिनके कारण वो चल रही है जगह, वो 15,000 से 40,000 45,000। ऐसा नहीं कि नॉर्मल आप बोलो 5 साल का शिफ्ट है, मतलब ये शिफ्ट 1 साल का है। सो नाउ व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर अ कैंपेन ऑफ एनीथिंग, मैं एक लेमैन के हिसाब से आपको पूछना चाहता हूँ कि मैं अगर कोई फूड आउटलेट लेके आना चाहता हूँ या कोई भी लेके आना चाहता है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द फर्स्ट 1 2 3 to 5 काइंड ऑफ पैरामीटर्स जिसमें टिक हो तो ही आपको फिर स्टार्ट करना चाहिए, दुकान का स्टार्टर चालू करना चाहिए। ये 5 पैरामीटर आप किसको मानेंगे? Hi, this is Indranil and welcome back to our channel, The Spotlight Beyond Profession. Today in our channel, we are having a podcast with Mr. Kapil, who is the founder of इंदौर फूड एक्सप्लोरर। जब भी हम इंदौर फूड एक्सप्लोरर के बारे में बोलते हैं तो ये तो समझ में आ जाता है कि इट इज रिलेटेड टू फूड, एंड इंदौर फूड एक्सप्लोरर इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ऑन इंस्टाग्राम फॉर द फूडीज ऑफ इंदौर। चलिए आज जानते हैं कि कपिल जी की इंदौर फूड एक्सप्लोरर की जर्नी कैसे शुरू हुआ और उनकी जिंदगी की कुछ उतार चढ़ाव के बारे में भी हम बात करेंगे। So in this entire podcast, you will be having lot of positive inputs regarding business, regarding platform, regarding Instagram, and regarding the personal space of Mr. Kapil as well. So first of all, thank you very much for giving us your time and welcome to our show, the Spotlight Beyond Profession. Thank you. And today in our podcast, obviously you are under the spotlight, and we call it Beyond Profession because in this podcast we will try to understand more about your journey, how you started and how you reached to this level where everyone in today in Indore city and in the state of MP, everybody is knowing about your brand and the company. Means a lot. And before I deep dive into the podcast, I have 2 disclaimers. One disclaimer is that my name is Indranil, so I'm a Bengali. So whenever I will try speak in Hindi, you can laugh at me, I don't mind. And secondly, that in this entire podcast, if I ask anything and if you don't want to answer, you can directly say no. There is nothing like avoiding because our podcast is completely unscripted, unfiltered and uncensored. So now, entering into the podcast, first of all, just get us through your initial journey. आपने कहाँ से शुरू किया, बेस आपका कहाँ पे है और बचपन कैसे बीता और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, एक थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल हमें अगर बता दें, then it will be better for our viewer to understand you. So मेरी पूरी स्कूलिंग ग्वालियर से हुई थी एंड आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम ग्वालियर MP। एंड 12 साल हो गए मेरे को इंदौर में अराउंड। सो जब 12th क्रॉस किया था, फादर को पहले से पता था कि मेरे बच्चे यहाँ तो नहीं हो सकते, बड़े रीज़न भी इतना डेवलपमेंट नहीं है। देन यू सी बहुत ज़्यादा क्राइम चीज़ें थी वहाँ पे। देन इंदौर में माई सिस्टर वॉज डूइंग MBA। सो पहले था कि कोटा जाऊँगा, ड्रॉप लूँगा, IIT बनना है, IITian बनना है, एंड यही था। फिर माई फादर वॉज इन टू प्रॉपर्टी बिजनेस, सो थोड़ा बहुत ऐसा लगता था कि लाइक आर्किटेक्ट बन के थोड़ा बहुत पापा के साथ ही कहीं ना कहीं आई विल स्टार्ट। देन ड्रॉप लिया इंदौर से, फिर इंदौर के ही हो गए ऐसा लगता है। एंड इंदौर ने बहुत प्यार दिया। जब मैं इंदौर आया था, किस साल आपने इंदौर आए? मैं 2012-13 2012-13, मतलब दैट टाइम इंदौर वाज आल्सो डेवलपिंग।
इंदौर में कुछ भी नहीं था, लाइक सीरियसली, मतलब इंदौर डेवलपिंग था। AB रोड हुआ करता था, रिंग रोड डेवलप हो रहा था, बाईपास के तो अते पते नहीं थे। सो नो डाउट डेवलपमेंट एक उस वाले स्टेज पे था कि पता था कि हाँ 15 साल बाद इंदौर कहीं ना कहीं तो होगा। एंड जब आया तो एक छोटे टाउन से जब आप इतना मेजर शिफ्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। एंड फिर देन आई गॉट गुड रैंक इन जो स्टेट एग्ज़ाम्स रहते थे। आई गॉट मैनेट भोपाल ऑल्सो आर्किटेक्चर के लिए। देन आई थॉट कि क्यों ना इंदौर में ही, बिकॉज मेरे को इंजीनियरिंग का भी था कि मेरे को कंप्यूटर्स का शौक था, तो आई डिड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम मेडिकैप्स। ओके। तो उस समय मेडिकैप्स नंबर 1 था, यू नो। अब थोड़ा कहीं ना कहीं चीज़ें यूनिवर्सिटी वाइज चीज़ें बदल गई, बट एट दैट टाइम MP में नंबर 1 मेडिकैप्स होता था प्राइवेट में, बाकी SGS ITS होता था, DAV होता था। देन आई गॉट कंप्यूटर साइंस, बढ़िया इंजीनियरिंग चल रही थी। बट तब भी क्या था, खाने का शौक था और मेरे को खाना बनाने का भी था। ऐसा नहीं कि खाना खाने का था, बनाने का भी था। तो अकेला रहता था, दीदी थी तो कुछ ना कुछ बनाते रहता था। देन फिर जोमेटो पे रिव्यू करना चालू किया, इंदौर में आए, घूम रहा था कहीं ना कहीं। देन ऐसा होता है ना कि लाइक आपको लगता है कि नहीं यार कुछ ऐसा करते कि लाइक कुछ तो नया करते हैं, एंड कभी आपके दिमाग में नहीं होता वो बचपन में कि आप पैसा भी बनाओगे उस चीज़ से, पैसा कमाओगे। आपको खाने का शौक है, लोगों को बताने का शौक है। तो एक मेरा दोस्त था, उसको वो भी ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम मेडिकैप्स, तो उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था। तो मैंने बोला यार एक काम करना, मैं खाऊंगा, मैं रिव्यू लिखूंगा, तो फोटो क्लिक कर दियो, मेरे को चाहिए। सो इंदौर में मुझे आज भी याद है, लाइक वी वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट फोटोग्राफी फ्रॉम अ डिजिटल कैमरा। तो क्या होता था, अब अभी तक लोगों ने देखा, मतलब उस समय सोशल मीडिया और अभी के सोशल मीडिया में बहुत अंतर आ गया। तो पहले तो जब कहीं जाते थे किसी कैफ़े में, अगर समझे कोई कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी, तब इतने कैफ़ेज होते भी नहीं थे, तो लोग हंसते थे, पागल हैं यार, कोल्ड कॉफ़ी के फ़ोटो ले रहे हैं, क्या कर लेंगे, ऐसा होता था। फिर जब वो पहला पोस्ट गया, फिर दूसरा पोस्ट गया, तीसरा गया, फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत न्यू थे, लोगों को पसंद आने लगा, लोगों को हम बताने लगे कि कहीं का नई जगह खुली हैं। एंड इसी दौरान चीज़ें चालू हुई हैं। आई वॉज इन फर्स्ट ईयर, मजाक में चालू किया था, लोगों को अच्छा खाना बता रहे थे इंदौर में, लोगों को पसंद आ रहा था। तो ये किस प्लेटफॉर्म के थ्रू बता रहे थे आप उस समय? इंस्टाग्राम, मेजर हिट इंस्टाग्राम ही था। वी वर डूइंग ऑन फेसबुक ऑल्सो, बट हिट इंस्टाग्राम ने ही किया। एंड उस समय ऐसा होता था सर, लाइक मेरे को आज भी याद है, शुरुआत के 4-5 महीने तो लोग हंसे, बहुत हंसे। कॉलेज में भी लोग हंसते थे कि यार क्या कर रहा है, फूड ब्लॉगिंग, क्या बोलोगे लोगों को कि फूड ब्लॉगिंग से कोई पैसा बनता है, कुछ भी नहीं। और पैसा थॉट में था भी नहीं, लाइक टू बी फ्रैंक, वो बचपना था कि यार अच्छा लग रहा है बाहर घूमना, फोटो क्लिक करना और लोगों को बताना। तब ऐसे कैफेज होते भी नहीं थे, तब आप सोच भी नहीं सकते थे कि लाइक द कैफेज विल पे यू कि आओ। और तब तो गुरु कृपा वाले कल्चर था इंदौर में, गुरु कृपा और सब थे। देखिए मैं आपको बताऊं, गुरु कृपा था, श्रीमाया था, बहुत सारे थे। कोल्ड कॉफ़ी के लिए CCH था, टिंकूस भी था, ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं ऑप्शंस बहुत मेजरली आप देखें तो कम ही थे, लिमिटेड, इस लेवल पे नहीं थे। आज इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर गई। आज के इंदौर और पहले के, आज से 10 साल पहले के इंदौर में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। देयर इज़ लाइक बहुत बड़ा गैप, आप देख सकते हैं, मेजर शिफ्ट है। एंड तब यही होता था, तब मैगी, कोल्ड कॉफ़ी या कुछ भी नया आता था, सो हम जाते थे, ट्राई करते थे, उसका पोस्ट करते थे। एंड एक पॉइंट ऐसा आया जब लाइक वी डिड लाइक 15-20 के फॉलोअर्स जब हमारे हुए, तो हम कुछ भी पोस्ट करते थे ना सर, तो होता ये था, जैसे मुझे आज भी याद है, कुछ आउटलेट्स की ओपनिंग का भी पोस्टेड, लाइक कि टुमारो इट्स ओपनिंग्स, इसका लॉन्च ऑफर ये है, या जो भी, सर वहाँ लाइन लगती थी। और ऐसे नॉर्मल नहीं, मेरे को आज भी याद है बेल्जियम वॉफल का लॉन्च था, सो दैट लेडी केम टू अस कि एक दिन पहले वी वांटेड टू पोस्ट वॉफल का कि इंदौर में बेल्जियम वॉफल आ रहा है। एंड सर वो कुछ जो चॉकलेट का वॉफल हमने पोस्ट किया था, सेम डे लॉन्च के दिन मैं शाम को उनके यहाँ था, शी टोल्ड में हमने 350 वॉफल्स बेचे हैं सुबह से लेकर रात तक, जिसमें 250 लोग तो आपका फोटो दिखा के आ रहे हैं कि यही हमें चाहिए। सो एक पॉइंट वो आया कि हमारे पेज पे अगर चीज़ जा रही है तो कहीं ना कहीं वो चलेगी। एक माइंडसेट डेवलप किया, एंड इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं था कि हमने बोला कि हाँ ये अच्छी जगह तो आप चले जाओ, तो वो नहीं था। इट टेक्स टाइम टू रीबिल्ड, लोगों को बताना कि यस हम सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे कि किसी को भी पोस्ट कर दे, देयर इज सम ऑथेंटिसिटी बिहाइंड दैट एज वेल। यस, लोगों को पसंद आता था चीज़ें, जहाँ ऐसा लगता था कि पीपल आर नॉट लाइकिंग इट, कैफ़ेज अच्छे नहीं हैं, रेस्टोरेंट अच्छे नहीं हैं, तो हम रिकमेंड करना छोड़ देते थे, खुद लोगों से पूछते थे कि सोशल मीडिया के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, DMs के थ्रू, कि आपको क्या पसंद है, क्या देखना पसंद है। सो मेजरली जितना भी कंटेंट वी हैव बिल्ड इट, वो कहीं ना कहीं लोगों के प्रेफरेंस वाइज ही बिल्ड किया।
कभी भी ये नहीं था कि चलो यार एक समय ये बहुत हिट हो रहा है, ये हमें पैसा भी देगा एज ब्रांड वाइज, तो नहीं, बहुत कैटेगरी वाइज हमारे पास ऑफर्स आते थे, कोई कुछ प्रमोट कराना चाहता था, कोई कुछ, बट नहीं, वी मेजरली लाइक स्टिक टू फूड। ये अभी हम कौन से साल में हैं? हम अभी 10वें साल में हैं, इंदौर फूड एक्सप्लोरर को 10 साल हो गए। और ये जो स्टोरी हम बता रहे हैं उस समय ये कौन सा साल चल रहा था? 2014 2014। 4 जुलाई और आपने 2014 ये जो को पेज स्टार्ट जो क्रिएट किया ये आपने कब पेज 4 जुलाई 2014। ओके, एंड इट वाज ऑन द नेम ऑफ इंदौर फूड एक्सप्लोरर ओनली? यस। Okay. ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, एक्चुअली हमारी टैगलाइन थी, अच्छा। इंदौर फूड एक्सप्लोरर वाज अ टैगलाइन, सो आई स्टार्टेड विद द नेम ऑफ फूडी ओके, वर्ड, यू नो, Yes, yes. सो हम यूज नहीं कर सकते, तो उस समय स्लैंग में होता था, लोग प्रेफर करते थे, बट हमने वो शिफ्ट किया। रीजन बीइंग मैंने सोच लिया था कि कहीं ना कहीं ये लॉन्ग रीबिल्ड नहीं होगा, तो हमने महीने भर के अंदर ही वी शिफ्टेड इंदौर फूड एक्सप्लोरर। रीजन बीइंग एज अ फूड एक्सप्लोरर हमने मैंने ये सोचा कंपनी का नाम कि वी विल ट्राई कि हम इंदौर से अगर कहीं बाहर भी जाना चाहते हैं तो फूड एक्सप्लोरर के साथ हम जा सकते हैं, सो दैट्स व्हाई। ट्रू। So 10th year you have completed now in last month itself, right? एक सवाल मेरा है छोटा सा और बहुत जनरल सा सवाल है। ऐसा नैरेटिव है कि जब भी कोई इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स क्रिएट होते हैं who are not the manufacturer and who are not directly related to the customer, they only make money. प्लेटफॉर्म में जो आते हैं एज अ बिजनेस ओनर, दे आर नॉट मेकिंग मनी, कस्टमर तो पैसा खर्चने के लिए आते हैं। आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसमें? आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर से Amazon और Flipkart, whatever it is, they are the platforms. They invite the sellers. So sellers come to the platform, they sell through that particular platform, consumer purchase that product. So seller और जो प्लेटफॉर्म है उनमें एक कमीशन का ताल्लुकात होता है, एक परसेंटेज की ताल्लुकात होता है। कितना सेलर कमाता है उससे आई डाउट। कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिल जाता है एज पर देयर कन्वीनियंट, घर में बैठे बैठे डिलीवर हो जाता है, हर चीज़ का एक कॉस्ट है। जो प्लेटफॉर्म क्रिएटर है दे हैव ए डील विद द सेलर्स। सो ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएटर वाली पोर्शन है, यू आर दैट वन काइंड ऑफ ए प्लेटफॉर्म वेयर सेलर्स कम्स, sellers have the interest to be on your platform so that they can directly relate to the customers and they can directly reach to the customer and consumers कि उसने क्या नया बनाया है ताकि उस तक पहुंच सके। ये जो प्रोपोजिशन है, ये प्रोपोजिशन में आपने अपने आप को या इस कंपनी को कैसे फिट करते हैं? देखिए, हम वैसे तो खुद एक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, हम भी इंस्टाग्राम डिपेंडेंट Yes. है, आप देखें तो। एंड रही बात, आई थिंक कभी भी ऐसा नहीं होता कि लाइक व्हेन यू स्टार्ट, चाहे घर बनाने की बात हो, लाइक यू बिल्ड पहले एक स्ट्रक्चर, फिर धीरे धीरे धीरे। सो वैसे ही अगर मैं बात करूँ इन 10 सालों में, कहीं ना कहीं बहुत गिरे हैं, बहुत सीखे हैं, बहुत ज़्यादा चोटें खाई हुई हैं, बहुत आगे भी गए हैं। मतलब इट्स अ जर्नी जो ऊपर नीचे, कभी भी वो ऐसी नहीं है कि ऊपर ही है। बहुत हर्डल्स भी देखे हैं, आई हैव सीन सो मेनी थिंग जहाँ लगता था यार क्विट कर दो, Okay. जहाँ बहुत बार ऐसा लगा क्विट कर दो, जहाँ लगा नहीं यही दुनिया है, यही करना है और कुछ भी नहीं करना, यही पसंद है तो करना ही यही है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक बहुत तरीके की हर कुछ सालों में जर्नी बदली भी है, इम्प्रूवमेंटली बदली है एनी डे। अगर कहीं ऐसा भी लगता है कि आप पीछे आ रहे हो तो वो बहुत भलाई के लिए होता है कि रुक जाओ, अब आपको स्टेप लेने हैं जहाँ आप थोड़ा और आगे जाना चाहते हो, तो वो जर्नी वाइज ही है। अभी जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कैफे ओनर्स, रेस्टोरेंट और रिलेटेड टू फूड, राइट? एंड इन टुडेज टाइम जब ये होम डिलीवरी वाला कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तब एक कैफे ओनर्स या कोई भी रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए डिपेंडेंसी है कि ही और शी शुड बी प्रेजेंट इन जोमेटो, स्विगी प्लेटफॉर्म्स एज वेल टू गेट दैट प्रेजेंस। सो ये जो 3-4 चीज़ों की जो प्रोपोजिशन है, इस प्रोपोजिशन को आप एज ए बिजनेस ओनर किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं? हाउ मच इट इज डिपेंडेबल टू दीज प्लेटफॉर्म्स एज ए कैफे ओनर और एज ए बिजनेस ओनर? सर, अगर मैं अभी आज की बात करूँ एज ए जोमेटो स्विगी, नो डाउट जोमेटो स्विगी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनने एक समय बहुत सपोर्ट किया सबको। बट आज की डेट में अगर आप देखें तो किसी भी कैफे ओनर को आप पकड़ लें, किसी भी रेस्टोरेंट ओनर को पकड़ लें, बहुत रेयरली आपको 100 में से 1 या 2 ही आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जो इससे रियलिटी में अर्न कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बाकी जितने लोग हैं आज की डेट में, क्लाउड किचन सबसे बड़ा स्कैम है। यस, सबसे बड़ा स्कैम है, उससे बड़ा स्कैम ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ।
कुछ लोगों ने बना लिया, वो बहुत तरीके से बनाया है, बट हार्डली आप देखें ना 100 में से 99 क्लाउड किचन में फेल ही है। यस यार 100 रुपए में 30 रुपए आपको पहले देना है जोमेटो को या स्विगी को, वट एवर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे, कॉस्टिंग आपकी 35-40% है। बाकी आपके पास जो 20% बचा उसमें आपको एम्प्लॉय कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट सब देने, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो प्रैक्टिकलिटी से बाहर चले गए। या तो आप सही में भी उस लेवल के स्केल अप पे हो कि दिन के 1000-2000 ऑर्डर चल रहे हैं, सिटी वाइज आपका नाम है, वो बहुत रेयर केसेस है। अगर मैं आज बोलूँ कि कोई 22-23 साल का इंसान कॉलेज से निकल के सोचे मैं एक क्लाउड किचन में कुछ करूँगा, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत बड़े मेट्रो सिटीज़ में नहीं बैठा। कुछ कंपनीज हैं जो निकल गई, नो डाउट। फासूस है, उनके इतने सारे ब्रांड्स हैं, कितने सारे अवन स्टोरी, बहुत सारे उनके ब्रांड्स हैं, बिरयानी के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो निकल गए। बट कहीं ना कहीं आज अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करोगे ना, तो ऑन पेपर तो मुझे नहीं लगता कि कमा रहे हैं उस लेवल पे जो पहले फूड इंडस्ट्री में कमाई होती थी। बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, लाइक बच्चे ऑर्डर कर, कॉलेजेस के आसपास के ऑर्डर्स ऐसे होते हैं, लाइक 300-400 का बच्चे ऑर्डर कर देते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, फिर कैंसिल कर देते हैं, फिर नेगोशिएट करते हैं। ऐसे बहुत सारे देखते हैं अपन रोज सोशल मीडिया पे ही स्कैम्स आते हैं, रिफंड मांग लेते हैं, फिर उसमें रेस्टोरेंट नुकसान खाए या जोमेटो नुकसान खाए। कहीं ना कहीं 100-150 रुपये आप जब डिस्काउंट दे देते हैं तो वैल्यू तो वहीं पहले ही खत्म कर दी फूड की। फायदा है लोगों को, यूजर को बहुत फायदा है। यस डिस्काउंट वाइज अगर आप देखो तो एनी डे मैं घर से बाहर निकलूंगा तो 200 रुपए का तो पेट्रोल या डीजल जला दूंगा। दैट इज माय पॉइंट ऑफ आस्किंग यू दिस क्वेश्चन कि ये प्लेटफॉर्म क्रिएटर जो है दे आर ऑन द इन्होंने तो बना लिया। हाँ, कंज्यूमर को फायदा है, बट जो बेचने के लिए वहां पे उसको खड़े बिल्कुल नहीं है, वो तो ट्रैप है, वो तो पूरा ट्रैप है एक तरीके उनके लिए। तो वो लगता बहुत सुंदर है, यस बट पूरा ट्रैप है। जब आप इन दी एंड बैलेंस शीट देखते हो, आप देखो कि अगर आपका रेस्टोरेंट 20 लाख का धंधा कर रहा है और 20 में 5-5.5 तो आपकी कमीशन ही चले गई और बाकी आपके एम्प्लॉय पास तो कुछ भी नहीं निकलता है। लाइक टू बी फ्रैंक, एक तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि लाइक जो चीज़ आप 200 रुपये खिला रहे हो, बगल वाला 180 में बोलेगा मैं इससे अच्छी खिला रहा हूँ। तो कंपटीशन उस लेवल पे आ गया है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं देखूँ तो यूज़र वाइज भी पब्लिक ने बहुत कुछ देख लिया है खुद एक्सपीरियंस करके, सोशल मीडिया के थ्रू। तो एक जो आप पहले बोलते थे ना क्रेज़ कि यार इंदौर में ये नया आया है, या किसी भी सिटी में कोई भी प्रोडक्ट को अपन उठा लें कि बोले वॉफल नया आया या वॉट एवर, सुशी नहीं है, अब सब देख लिया लोगों ने। लोग बाहर घूम आ चुके हैं, लोग रोज़ ट्रैवल कर ही रहे हैं, इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है। तो अभी एक वाला क्रेज़ भी ख़त्म हो गया जो एक नयापन रहता था लोगों में। इंदौर में ये जो फूड का जो इंस्टाग्राम फोटो वाली जो कल्चर है, ये आपके आंखों के सामने डेवलप हुआ है। आज की तारीख में खाना अगर टेबल पे आता है तो सबसे पहले फोटो क्लिक होता है, उसके बाद मुंह में जाता है। सो ये जो कल्चरल शिफ्ट है, ये कल्चरल शिफ्ट में इंदौर फूड एक्सप्लोरर का रोल क्या है? आप उस चीज़ को कैसे दिखाते हैं और एग्जैजरेट करते हैं सो दैट एक को देख के 1000 और इंस्पायर होता है टू गेट इनटू दैट सेम स्पेस? आज से 10 साल पहले अगर आप इंदौर में सर्च करो इंदौर फूड के नाम से, तो हम ही दिख रहे थे कहीं ना कहीं, ऐसा 1 या 2 पेज और हमारे से रिलेटेड और कहीं ना कहीं आए, नो डाउट। बट अभी आप देखोगे तो 200-300 अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं, पर्सनली पीपल आर डूइंग। मुझे लगता है एक समय हमें लग रहा था कि ऐसा हो रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक सो फर्क पड़ता है। मार्केट में कंपटीशन आने से आपको फायदा होता है, बस उस कंपटीशन में आप अपनी स्पेस को कायम रखो, मेंटेन रखो। कंपटीशन आने से नो डाउट आपके पास एक तरीका है आपके प्रोडक्ट को बताने के लिए कि मैं दूसरों से क्यों अच्छा हूँ, एंड तभी आप, मुझे लगता है कंपटीशन ही मार्केट बनाता है। exactly. अगर कोई भी एक इंसान निकल के कुछ भी बोलने लग जाए कि यार ये तो अपनुष भगवान वाली एटीट्यूड आ जाता है, फिर वही खा जाता है और वो मोनोपोली बनती भी नहीं। मोनोपोली भी तभी बनेगी जब मार्केट में कंपटीशन होगा। आपको बताने को तो खेलने में तो मजा है कि कौन क्या कर रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा है। फील कि वो अच्छा ही है कि जितना भी ये ग्रो कर रहा है हमारे को फायदा ही मिल रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है इसमें। ब्रांड्स भी समझते हैं। इफ़ आई से लाइक स्टारबक्स या टाको बेल जब इंदौर आए थे, तो जब उनको पता था कि एज हमें मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर चाहिए इंदौर के, तो दे नो कि हाँ इन 200-250 में कौन ऐसा कर रहे हैं जिनसे हम उस तरीके की कैंपेनिंग प्लान कर सकें। तो फिर उस तरीके की जब ब्रांड्स हम इंदौर आते हैं तो उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, एंड वो बहुत बड़ा शिफ्ट होता है व्हेन यू डू। जब मैं अकेला करता था तब बहुत अंतर था काम करने में, कंटेंट में, चीज़ों को प्रेजेंट करने में। आज जब मैं 15-20 लोगों की टीम के साथ काम कर रहा हूँ तो देयर इज अ चेंज, जहाँ मुझे खुद समझ में आता है कि मेरे से अच्छा लोग कर रहे हैं।
कम एज में दे आर डूइंग गुड, बिकॉज वो ऐसा नहीं है पहले की जनरेशन गैप 10 साल के होते थे, आज की जनरेशन गैप सिर्फ 3 साल का है। आपसे 3 साल नीचे इंसान एक अलग दुनिया में है और एक अलग कैटेगरी में आपसे इतना आगे निकल चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ट्रू। सो वो जनरेशन गैप पहले 10 साल का होता था, अब 3 साल का ही है। अभी जब आप किसी पर्टिकुलर फूड आउटलेट्स के लिए कोई भी काम करते हैं तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? हाउ यू डिजाइन योर कैंपेन so that the brand should live, the product should be live in that category and it should create their own category, because हर फूड आउटलेट का अपना निश होता है अलग। कोई फाइन डाइन में लॉन्च कर रहा है, कोई कैफे में लॉन्च कर रहा है, कोई दूसरा किसी कैटेगरी में लॉन्च कर रहा है। सो व्हाट आर योर स्ट्रेटजीज इन क्रिएटिंग द कंटेंट फॉर दैट पर्टिकुलर कैफे ओनर्स और फॉर द पर्टिकुलर ब्रांड? ओके, तो सर जैसे मैं अगर कहूँ इतने सालों करते करते एक चीज़ समझ में आ जाती है किसका कौन सा हुक पॉइंट है। यस। लाइक इफ ऐसे कोई अच्छा रूफटॉप रेस्टोरेंट है तो यू नो उसका पॉइंट क्या है, किस तरीके से पीपल आर गोना प्रेफर इट, लोगों को क्या खाना। एक इतने सालों से काम करके एक डेटा आपके पास, एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा तो आपके पास आ जाता है कि लोगों को उस जगह को देखने में क्या पसंद आ रहा है। इफ इट्स अ प्योर वेज सो यू नो कि उसको एज अ फैमिली किस तरीके से आपको पोर्ट्रे करना है। और कहीं ना कहीं से जब ब्रांड्स हमारे पास आते भी हैं तो वो एक तरीके से एज अ नॉट कम लाइक कि मुझे सिर्फ एक पोस्ट करना है या एक सिर्फ रील डालना है, भी वो बहुत रेयरली होता है। ब्रांड्स अभी की डेट पे अप्रोच करते हैं एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट कि सर मैंने तो प्रॉपर्टी बना दी है, मैंने कर दिया 3-4 करोड़ का खर्चा, अब मुझे बताओ चलाऊं कैसे, क्योंकि एक पार्ट नहीं है ना, ऑपरेशंस के हजारों पार्ट है और मार्केटिंग उसमें बहुत बड़ा रोल करता है। वो ऐसा नहीं है कि वो 4 पहियों में से एक पहिया है मार्केटिंग, एक पॉइंट पे भी बहुत बड़ा पहिया है। अगर आपके किसी अगर आपने आउटलेट पे 4-5 CR डाले हैं और उसकी हर महीने की ऑपरेशनल कॉस्ट 70-80 लाख है, एंड अगर आपको 1-1.5 करोड़ का हर महीने बिजनेस करना है तो वो 1.5-2-2.5 लाख की मार्केटिंग आपको बचाती है वो बिजनेस करने के लिए। तो एज अ अभी की डेट पे जो ब्रांड्स अप्रोच करते हैं वो इस तरीके से ही करते हैं, दे वांट अ मार्केटिंग कंसल्टेंसी कि हमारे पास ये ऑफर है, व्हाट वी कैन प्रोवाइड यू, हम आपको क्या दे सकते हैं। तो हम उनसे एज अ जितना भी होता है कंटेंट वाइज डील करते हैं कि हम इस तरीके से कंटेंट प्लान करेंगे, इस तरीके से कैंपेन प्लान करेंगे और अगले 3 महीने 4 महीने हम इन टारगेट पॉइंट्स को वो करेंगे। लाइक इफ ऐसे इफ वी आर डूइंग एनी रिजॉर्ट कैंपेन की रिजॉर्ट है कोई अच्छा, तो हम पकड़ेंगे जो लाइक मॉनसून, तो हम उससे डिस्कशन करेंगे कि लाइक मॉनसून में व्हाट यू कैन डू, किस तरीके से हम इसको ले जा सकते हैं, किस तरीके के फेस्टिवल्स वी कैन प्रमोट इन अ फूड फेस्टिवल काइंड ऑफ अ वे रेस्टोरेंट्स में, या ऐसे कैसे ऑफर्स चला सकते हैं सो वी विल बेनिफिट, लोगों तक शेयर हो चीज़ें। तो मैं उस तरीके की मार्केटिंग में, या आप कहें तो कहीं ना कहीं एज अ ब्यूटी कॉन्टेंट जी भी होता है, लाइक मॉडल्स आ रही हैं, इफ़ यू वांट टू प्रमोट कैंडल लाइट डिनर तो एज अ कपल फैमिली डिनर प्रमोट करना है तो एज अ पूरी प्रोडक्शन हाउस लेके उनका शूट करना डेली सुबह से लेकर रात तक, तो वो सब भी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे लगता था कि यार हफ्ते का 1 शूट भी बहुत बड़ी बात होती है, लाइक महीने में आप 5 शूट कर लो, बिकॉज मैं कॉलेज से राहु से भागते हुए आता था, मुझे आज भी याद है भागते हुए बिल्कुल 3:30 कॉलेज खत्म होता था एंड 3:30 से मैं 4:30-5 और हम पे 1-1.5 घंटा होता था वो लाइट वाला टाइम कि 7 बजे के बाद लाइट नहीं मिलेगी, एंड कॉलेज से करने का बहुत अंतर आ गया। एंड राइट नाउ लाइक अगर 30 दिन है महीने के, सो अप्रोक्स आप मान के चलो 65 to 70 शूट्स हर महीने हम आज की डेट में कर रहे हैं। एंड इट्स नॉट लाइक वो बस 5 डिश का चल रहा है, इट्स अ प्रॉपर्टी शूट, सुबह से लेकर शाम तक के शूट्स हैं जहाँ आप मान के चलो कॉकटेल, फूड, पूरा इंटीरियर, मॉडल्स, पूरी कैंपेनिंग, बहुत लंबे शूट चलते हैं। तो उसकी प्री प्लानिंग होती है 3 दिन पहले और दिन में 2-2, 3-3 शूट चल रहे हैं। सो वहाँ से यहाँ तक में बहुत देखा चीज़ें, कोविड ने भी बहुत कुछ सिखाया। 2.5-3 साल जब बिल्कुल इंडस्ट्री ठप पड़ी थी, माई फादर गॉट पैरालाइज्ड, ही लॉस्ट हिज मेमोरी पूरी, तो कहीं ना कहीं उस इंसिडेंट से भी बहुत कुछ अभी अगर आप देखें तो मैं पूरा जितना भी मानता हूँ मेरे में जितना चेंज आया वो कोविड के बाद ही आया। यस। सो नाउ व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर ए कैंपेन ऑफ एनीथिंग, मैं एक लेमैन के हिसाब से आपको पूछना चाहता हूँ कि मैं अगर कोई फूड आउटलेट लेके आना चाहता हूँ या कोई भी लेके आना चाहता है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द फर्स्ट 1, 2, 3 to 5 काइंड ऑफ पैरामीटर्स जिसमें टिक हो
तो ही आपको फिर स्टार्ट करना चाहिए, दुकान का स्टार्टर चालू करना चाहिए। ये 5 पैरामीटर आप किसको मानेंगे? देखो, पहली चीज़ तो मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ अपना रोल प्ले करती है। एक रेस्टोरेंट ओनर को इस चीज़ समझनी चाहिए कि हर चीज़ का अपना रोल है। एक अच्छा मेज़ बनाने से जगह नहीं चलेगी, एक अच्छा खाना खाने से भी जगह नहीं चलेगी, एक अच्छी लोकेशन से भी जगह नहीं चलेगी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। एक अच्छी लोकेशन, एक अच्छी सर्विस, आपका स्टाफ, आपका हाइजीन, आपका फूड, आपका मेन्यू आपने किस तरीके से प्रेजेंट किया है। अब आप हमें अप्रोच करो लोग लाने के लिए, हम चलो लोग भी ले आए पोस्ट करके, आपके यहाँ लोग भी आ गए, बट अगर आप उन लोगों को ही खुश नहीं कर सकते तो वो रेस्टोरेंट कब तक चलेगा? ट्रू। 3 महीने 4 महीने वो हनीमून पीरियड होगा कोई नए रेस्टोरेंट का, 4 महीने चल जाएगा, 5 महीने चल जाएगा, फिर ऐसा डिक्लाइन आता है कि ऑपरेशन संभलते ही नहीं बनते। आदमी तो दिल लगा लेता है ना अपनी जगह से, उसको तो लगता है मैं जीवन भर कमाऊंगा उस जगह से, पर उसको समझ में नहीं आता इंडस्ट्री वैसे वर्क कर ही नहीं रही। इंडस्ट्री का आज का रूल ये है, बताऊँ आपने, तो अगर किसी प्रोजेक्ट में 3 से 4 CR लगाए हैं, इफ यू वांटेड अ गुड रिटर्न, सबसे बेस्ट पहले दिल लगाओ अपने प्रोजेक्ट से, नो डाउट। पर अगर आपने उस प्रोजेक्ट में अगले 1.5-2 साल एक अच्छा मंथली रेवेन्यू कलेक्ट किया, आपकी बैलेंस शीट अच्छी है, आपको एक अच्छे पॉइंट पे एग्जिट लेना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में बिजनेसेस से। वो समय गया कि आप श्री माया बना दोगे, आप गुरु कृपा बना दोगे, गया वो समय, नो डाउट। जितनी भी बड़े आप बॉम्बे ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, सब इसी बेसिस पे वर्क कर। हम लोग जब MBA करते थे तो हमको ये बताया जाता था कि हम लोग जब पिच करते थे कि बिजनेस ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तब तो ऐसा वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था एंटरप्रेन्योर वाली, तो हमें ये बताया जाता था कि व्हाट इज योर एग्जिट प्लान। तो जब हमें ये पूछा जाता था कि व्हाट इज योर एग्जिट प्लान, तो हम ऐसे चुप हो जाते थे कि बिजनेस बना रहे एग्जिट करने के लिए, तभी कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है। फिर बाद में यही पता चला कि टिल द टाइम यू डोंट हैव एन एग्जिट प्लान, यू डोंट एंटर इवन। यू शुड हैव एन एग्जिट प्लान बिफोर यू एंटरिंग इनटू इट, सो दैट यू हैव ए माइंडसेट कि आपको क्या बिल्ड करना है, कहाँ तक बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करना है और एग्जिट किस पॉइंट पे लेना है। सो इट शुड बी प्रॉपरली प्री प्लान एंड यू आर वेरी ट्रू इन दिस कैटेगरी स्पेसिफिकली, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बदल रहा है ना सब कुछ, एग्जैक्टली वो वैसा रहा ही नहीं ना सीन। आज मैं जिस रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ अगले 3 महीने में नहीं रहूंगा, दिस इज अ फैक्ट। वो समय गया मेरे पापा वाला कि एक ही जगह का चिकन खाते तो एक ही जगह चिकन खाएंगे, वो एक होता रहा। अब वो खत्म होते जा रहा है कहीं ना कहीं। लोग नई जगह जाएंगे, लोगों को नया पसंद है, लोगों को नया इंटीरियर देखना पसंद है, और नई भी तो दुनिया, मेरे को लगता है कि जो एक वाला सेगमेंट है हाई रेस्टोरेंट सेगमेंट वाला, तो जो उनका टारगेटेड क्लाइंटल है उसने देख लिया है सब कुछ। तो अब आप उनको बोलो कि आप मेरे यहाँ आके वापस से बार बार स्पेंड करो, तो वो नो डाउट एक दिन आके 20,000 का टेबल ले लेंगे, अच्छा बिल्कुल खर्चा कर जाएंगे। नेक्स्ट टाइम वो सोचेंगे उस जगह पे जाने के लिए, वो नेक्स्ट टाइम सोचेंगे यार मैं उतना ही कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ। अब थोड़ा सा वापस से पीछे जाते हैं ग्वालियर में। ग्वालियर से आपने स्कूलिंग की, वहाँ पे 12th तक पढ़ाई की वहाँ पे। एंड व्हाट अबाउट योर फैमिली, क्योंकि फैमिली तो प्रॉपर्टी बिजनेस में था, तो बिजनेस तो मैं आपको बताता हूँ। वैसे मेरे फादर जो थे वो टेक्सटाइल में थे। हम सिंधी हैं तो बिजनेस वैसा था पूरा, टेक्सटाइल दुकानें थी हमारी। तो कहीं ना कहीं पापा को पता था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे, और पापा को था कि मेरे बच्चे कुछ बने, कुछ करे। उनको था कि जॉब ही करे। देखो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनको था बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे मेरे बच्चे, ऐसा नहीं। उनको था जॉब करे। रीजन भी एट दैट टाइम डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना वो समथिंग, तो उनके दिमाग में फिट था कि मेरे दोस्तों के बच्चे कोई US में है, कोई कहीं है, तो मेरे बच्चे भी जाएंगे। तो बीइंग अ मिडिल क्लास ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पैसा था, कुछ भी नॉर्मल थे। वी वर डूइंग गुड। पापा बहुत अच्छा कर रहे थे, अच्छी लाइफस्टाइल थी, नो डाउट, बहुत सब कुछ अच्छा था। बट कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि ग्वालियर तो नहीं, जिस हिसाब से चीज़ें थी ग्वालियर की, गुंडागर्दी, और कोई कॉलेजेस वगैरह भी वहाँ ऐसे थे नहीं कि आप बोलो कि एजुकेशन आप उस लेवल की ले सको। तो चलो माइंडसेट इतना था, एजुकेशन तो कम से कम बाहर ले ले कहीं ना कहीं। एंड यू आर 1 brother 1 sister। सिस्टर क्या करते हैं? मेरी सिस्टर अभी बैंक में बहुत अच्छी पोजीशन पे, डायरेक्टर पोजीशन पे है, नो डाउट, एंड शी इज डूइंग गुड, नो डाउट। नाउ प्लीज टेल अस अबाउट दैट व्हाट शिफ्ट यू हैव बीन थ्रू ड्यूरिंग दैट कोविड और पैंडेमिक टाइम पीरियड, बिकॉज उस समय सबके जिंदगी का एक शिफ्टिंग हुआ है। So, जब कोविड आया था तब, टू बी फ्रैंक, मार्च में कोविड आया था। आई वाज आल्सो इनटू इवेंटिंग आल्सो, हम इवेंट्स भी करते थे। तो इंदौर में मेरा इवेंट था होली का। आई विल कम टू दैट। बहुत अच्छा इवेंट गया, बहुत अच्छा पैसा कमाया। आई वाज लाइक अब तो रुकना ही नहीं है। एंड देन सडनली लॉकडाउन, तो तब भी लगता था चलो
कितने दिन, 20 दिन, 25 दिन, हाँ। एक महीना, नहीं पता था। ऐसे करते करते जुलाई हो गया एंड मैं आई वॉज डूइंग गुड इन इंदौर। तो मैंने पापा को बोला था, मम्मी को भी बोला था, अब इंदौर शिफ्ट हो जाते हैं, यहीं प्रॉपर्टी देखते हैं, यहीं घर बनाते हैं एंड देन इंदौर से ही अब करते हैं। हो गया ग्वालियर का। एक पॉइंट आ जाता है, आपको लगता है कि अब जाना नहीं है, करना नहीं है एंड यू आर डूइंग गुड। तो Yes. पापा को भी समझा लिया था, मम्मी को भी समझा लिया था। सो जुलाई में मैं ग्वालियर गया एंड वहाँ के घर का हमने रिनोवेशन कराया कि लाइक अब निकलते हैं यहाँ से, अब इंदौर शिफ्ट होना है। तो रिसेंट उसी टाइम माय फादर गॉट अ स्ट्रोक। तो उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई, मेमोरी चले गई, सब कुछ भूल गए। तो उनका पूरा बिजनेस ऐसा हो गया था कि लाइक मुझे पता ही नहीं किससे क्या पैसा लेना है, और जिनसे लेना था वो आपको पता ही है कि Yes. आफ्टर दे गॉट टू नो कि उनकी मेमोरी नहीं है। हाँ। और उस समय प्रॉपर्टीज के काम में ऐसा होता था कि गांव की प्रॉपर्टीज कागज पे लिखी होती थी, लाइक भी गाँव में जमीनें होती थी तो आप बोलते थे तब है, तो पैसा पूरा आप समझो कि लोग खा गए एक तरीके से। Yes. लोग उनके जो उनके पार्टनर्स थे वो घर पे नहीं मिलते थे। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान कोविड टाइम पहले तो वो हुए। देन आप ये मान लो आपने जितना भी कमाया है वो आपका हॉस्पिटल में लग चुका है। और कोविड में जब मार्केट था 0 पे था, तो आपको पहले तो आपके पास 2 घर है, ग्वालियर इंदौर, 2 घरों के खर्चे, ठीक है, फैमिली है। लाइक सीरियसली मेरे घर में आईसीयू पूरा प्रॉपर एक तरीके से केयर टेकर के साथ, हर चीज़ के साथ था। और हर महीने आपको 1,00,000-1.5 लाख तो सिर्फ फिजियोथेरेपी के लग रहे हैं, 2 टाइम के। मतलब उस एक्सट्रीम पॉइंट पे आ चुके हैं कि आपको 2 लाख रुपए तो मेडिकल चाहिए हर महीने, और 0 कमाई। तो आप मान लो पूरा जो भी था, सेविंग्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, सब कुछ बेचा, घर भी बेचा कि भैया अभी तो ये कंडीशन है। फिर कोविड के बाद सर ऐसा था कि अब बिल्कुल कहीं ना कहीं अब आपका घर नहीं बचा, अब कुछ भी नहीं, अब आपको 0 से करना है। और आप लाइफ में इतना करे हो, एकदम से होता है ना कि पूरा एक मेंटल शिफ्ट। सो मैं डिप्रेशन में था। टू बी फ्रैंक मैं घर में बंद रहता था, 1-1 महीना बंद रहा हूँ मैं घर में। मेरे दोस्त आते थे तो लाइक मैं रो देता था बिना कुछ बोले, सम करे। कोई भी आया और वो उसकी शक्ल देखी मैं रोने लग गया। तो उस लेवल के डिप्रेशन में भी मैं रहा। एंड जब कोविड खत्म हुआ तो अब था तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है ना, आपके पास बैकअप्स बचे हैं ना, आप एकदम से कोई बड़े रिस्क ले सकते हो। अब आपके पास एक ही काम है और वही आता है आपको, अब कुछ भी करके उसी को खड़ा करना है। तो देन तब से जो जर्नी है वो बहुत अलग रही। देन यू कैन से कि हमने एक, अगर इफ वी वर डूइंग 2-2.5 लाख का बिजनेस, तो हमने हर 6 महीने में उसको into 2 करते यहाँ तक आए। तो बहुत समय लगा, बहुत उस एक्सट्रीम पॉइंट तक गए जहाँ आपको समझ में आया कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद एक और कहानी है कि जब आप उससे निकलते हो और यू क्रिएट कि चलो अब मेरे को एक होना है। Yes. तो उसके 1 साल बाद आई थॉट कि नहीं, अब मैं चीज़ों से निकला हूँ, अब मैं ऐसे तो नहीं हूँ, बट ठीक है, कहीं ना कहीं मैं एक और रिस्क लूंगा। मैंने अगले साल एक बहुत बड़ा इवेंट किया जहाँ इन्वेस्टेड 50 लाख रुपीज समथिंग, और दोनों दिन बारिश हो गई एंड आई लॉस्ट अराउंड 36 lakhs। मैं कर्जे में आ चुका हूँ सर, आप समझो। पहले तो मेडिकल सिचुएशन घर की, और बहुत एक्सट्रीम पे, मतलब फिर उसके बाद जो सेटबैक है कि जब आप ऑफिस पे बैठते हो, आपके एम्प्लॉयज होते हैं और आप उनको बोल रहे हो कि 2 महीने मेरे को सपोर्ट करो, इस 2 महीने के बाद अपन कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे कि तुम्हें कभी सोचना नहीं पड़ेगा। एंड वो दिन है और आज का दिन है, मतलब सीरियसली। अभी इंदौर फूड एक्सप्लोरर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसी भी क्लाइंट को? ओके, तो सर पहले तो हमारा एक इंदौर फूड एक्सप्लोरर है, देन वी हैव अ हुक्ड मीडिया आल्सो। सो वी हैव अ मीडिया हाउस आल्सो, वी आर डूइंग सोशल मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लोगों की ब्रांड बिल्डिंग। बेसिकली वी आर डूइंग ब्रांड बिल्डिंग। कोई ब्रांड है, इफ यू वांट्स कि मुझे इस तरीके से पोर्ट्रे करना है मार्केट को, अगले 6 महीने का मेरा टारगेट। एंड दिस इज रिलेटेड टू फूड ओनली? दिस इज रिलेटेड टू फूड ओनली। वी आर टारगेटेड टू ओनली फूड, रेस्टोरेंट्स, दैट्स इट। लाइक ज़्यादा से ज़्यादा स्टेकेशन रिजॉर्ट्स उधर तक आते हैं या इवेंट्स तक जाते हैं, उसके आगे हम कोई और कैटेगरी में जाते हैं। सो अभी की डेट पे सर, जैसे अगर आप देखें तो सर्विसेज में मेजरली मार्केटिंग ही आती है। वी हैव अ डिलीवरेबल्स रिलेटेड टू, आपको रील करानी है विद अ वॉइस ओवर, इफ यू वांटेड टू डू अ रील वेयर अ मॉडल कम टू योर प्लेस, आपकी पूरी प्लेस दिखाई जाएगी। तो अलग अलग कैंपेन्स हैं, स्टोरी वाइज वी डू। Like we have a monthly tie-ups also with like around 50 clients. So इंदौर के जो अच्छे बिल्कुल आप देखते हैं, you name it, like अच्छे जितने भी ब्रांड्स हैं, तो उनके साथ मंथली वी डिड अ टाई अप कि आपके जितने इवेंट्स होंगे वी आर गोइंग टू प्रमोट दैट, और मंथ में 2 पोस्ट 3 पोस्ट वी आर गोइंग टू डू। तो उस तरीके से भी, बट until and unless if they are not good, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं करते प्रमोट। If they are good, they are doing good, yes we want to promote you. Now what is this
ढांचा of being good, how you judge that कि this is the product I want to campaign in my platform, because whosoever is coming, they are saying I am the best. I am coming with something new and extraordinary. So now how you assess that whom I going to promote? उससे देखिए, आप किसी को मुंह पे तो नहीं बोल सकते। Exactly. It's a very tough situation. It's a very tough situation. तो तरीके होते हैं कि लाइक हमें पता है कि लोग या तो फर्स्ट आप मिलके समझ जाते हो कि ये लोग वो डिलीवर नहीं कर रहे जो आपका यूजर चाहता है, Okay. और अगर कर भी रहे हैं तो दे नीड टू इम्प्रूव, तो आप True. उनको सजेशन भी देते हो कि इफ यू वांट टू प्रमोट इट, पहले आप एक काम करो, पहले इस जगह को थोड़ा सा ऐसा करो कि लोगों को बताने लायक तो हो कि हाँ आप आ सकते हो। तो हम वैसा भी करते हैं कि उनको टाइम देते हैं कि आप 1-1.5 महीना इस जगह को रेडी कर लो, अपनी सर्विसेज सही कर लीजिए। जैसे है कि हमारे पास अभी किचन के स्टाफ की कमी है, तो हम कहते हैं पहले आप किचन का स्टाफ पूरा रेडी कर लो, देन हम 1-1.5 महीने बात करते हैं। तो उस तरीके से भी होता है वर्क, और नहीं भी तो सर यूजर्स के आ ही जाते हैं डीएम की ये क्या चले गए, एंड वी वांट टू टेक केयर ना। अगर आप हमारा अकाउंट देख रहे हैं और आपको 10 प्लेसेस हैं और 10 में से एक गलत जगह आप चले गए, तो बाकी 9 तो आपके लिए खराब हो गई ना, एंड वी डोंट वांटेड दैट। बहुत उसके लिए एक आता है क्लैश कहीं ना कहीं लोगों का कि आप हमें क्यों नहीं प्रमोट करते हो, आप हमें, बट कहीं ना कहीं हमें भी देखना पड़ेगा कि हर चीज़ अच्छी भी नहीं हो सकती और हर चीज़ बुरी भी नहीं होती। वी टेक केयर ऑफ दैट, हम लोगों से पूछते भी हैं। वही मैं आपको कह रहा हूँ, इफ़ यू वांटेड टू प्रमोट की 7 बेस्ट प्लेस फॉर पिज़्ज़ा, तो हमने लोगों से पूछा है, पहले लोगों के रिव्यू लिए हैं। नो डाउट 10 में से 2 जने बोलेंगे कोई ना कोई जगह खराब, पर 8 तो बोल रहे हैं अच्छी है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्रमोट इट। एंड मार्केट शिफ्ट भी है कहीं ना कहीं, लोगों को प्रोडक्ट वाइज भी नॉलेज आ चुका है। पहले की कोल्ड कॉफ़ी और आज की कॉफ़ी में बहुत अंतर है, लोगों को पता है व्हाट इज अफोगाटो, व्हाट इज लाइक हर एक कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक अपना क्लाइंट बनता जा रहा है, तैयार होता जा रहा है। पीपल नो दीज थिंग्स आई थिंक राइट नाउ। अगर मैं इंदौर शहर की बात करूं, ये शहर को जाना जाता है खाने के लिए। अराउंड द ग्लोब नाउ इट इज ऑन द फैक्ट दैट इंदौर मतलब खाना। तो कोई भी बिजनेस के बारे में सोचता है ना, सबसे पहले सोचता है कि फूड का कुछ करेंगे सबसे पहले। तो जितने ज़्यादा आते हैं शायद उससे 1.5 गुना बंद भी होते हैं। सो इन योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर दोज पॉइंट्स बिकॉज ऑफ दोज दे नीड टू शट डाउन दोज यूनिट्स? सर मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है जिसमें कम से कम 1500 से 2000 नाम है, और आज के डेट में वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं इंदौर शहर में। तो आप ये बहुत वो है, लाइक आप रात को अपनी फैमिली के साथ बैठे हो किसी रेस्टोरेंट में एंड यू आर सेइंग देखो वो 150 रुपये की रेड बुल 250 की बेचता है, 100 रुपये ही कमाई है। पर उस 100 रुपये की कमाई के लिए पीछे से कोई ये नहीं देख रहा कि उसके 5 लाख का रेंट भी है या 10 लाख की एम्प्लॉय कॉस्ट है या उसकी फूड कॉस्ट है, कोई वो नहीं देख रहा। बट हर कोई ये क्या देख रहा है क्या, अगर मैं बार्स की बात करूँ, गुड हाई क्वालिटी रेस्टोरेंट बार्स की, तो आदमी कहता है 110 रुपये का बियर पॉइंट होता है, 700 रुपये का बेच रहे हैं क्लब वाले, बस 7 गुना कमाई कहाँ होती है। पर वो कोई ये नहीं देख रहा कि उस जगह के लिए उस आदमी को उस स्ट्रक्चर को खड़े करने के लिए 5 CR अपना पहले डालना पड़ा। तो अगर वो आदमी ROI भी देखे अपना, तो ROI कितने साल बाद का है। एंड कहीं ना कहीं सर जो आप कह रहे हो ना कि बंद हो जाते हैं, बंद बहुत रीज़नों से भी होते हैं, उसमें एक फैक्टर नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कुछ बंद इसलिए भी हो जाते हैं कि लाइक लॉन्ग टर्म पे दे कांट ऑपरेशनली सर्वाइव, कि उनको लगता है कि हो जाएंगी चीज़ें, मैनेज हो जाएंगी। बहुत लोग क्वालिटी सर्वाइव नहीं कर पाते, सोचते हैं फ्रोजन खाना खिला के हम चल जाएंगे। कहीं ना कहीं आप ये देखो मार्केट में आज कितना बड़ा वो फ्रोजन का कैसा चल चुका है। आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना सर, तो कहीं ना कहीं आजकल ऐसा हो गया कि दाल मखनी वो खुद नहीं बनाते हैं, वो फ्रोजन है, वो ब्लॉक निकालेंगे, वो गर्म कर देंगे, और उनको उसके लिए आपको कोई शेफ थोड़ी चाहिए, उसके लिए आपको किसी भी हेल्पर की ज़रूरत है। आप नॉर्मल एक हेल्पर रख लीजिए, वो गर्म कर देगा, माइक्रोवेव में सर्व कर देगा, बट लॉन्ग टर्म पे थोड़ी बिल्ड होता है वो। बिजनेस बिल्ड करने के लिए लॉन्ग टर्म पे आपको कैश बर्न भी करना पड़ता है, इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, एंड इट्स इवॉल्विंग वाला प्रोसीजर। जब हम कहते हैं इंदौर से कुछ ब्रांड्स बन के निकले, लाइक इफ यू कॉल इट श्री माया, तो श्री माया ऐसे ही नहीं बना। आज भी आप श्री माया जाओ तो उनका स्टाफ ऐसा ट्रेंड है और इतना पुराना स्टाफ उस लेवल पे आपको ग्रीट करता है। आई डोंट फील सो कि कहीं भी आप वहाँ, मैं इफ़ आई से लाइक मशरूम का पेटीज भी, आप मशरूम पफ फिश ऑर्डर ना लाइक 50 रुपये का भी, तो जब आप निकलोगे तो बंदा आएगा आपसे पूछने कि सर सर्विस में कुछ गलत तो नहीं था। लाइक दे टेक केयर ऑफ इट। वो इतने सालों का, इसलिए आप बोल पा रहे हो कि वो चल रहा है, इसलिए आप कह पा रहे हो कि वो क्या कर गया।
बट आज की डेट में लोग भूल गए ना, लोगों को तो लग रहा है मैं बेस्ट हूँ, सर पे नाच के है कि मैंने इतनी बड़ी जगह खोल दी है, मेरे पास ये है, मेरे पास पूल है, मेरे पास इतना बड़ा डेक है, लोग हैं, मेरे पास बारटेंडर यहाँ का है, मेरा शेफ बाहर का है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आज भी कोर खाना ही रहेगा, 10 साल पहले भी कोर खाना ही था, खाने से ही जगह चलती है। और कहीं ना कहीं आप क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को डिस्काउंटिंग से भी फर्क नहीं, एक लिमिट तक पड़ता है, वो क्राउड अलग है, वो कैफेज का क्राउड अलग है। बट अगर हाई सेगमेंट की बात करें, लोगों को कोई डिस्काउंटिंग से फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ अ गुड पेयर, गुड फूड, गुड सर्विस, दैट्स इट। Now I have two questions in this regard. Number one question that कि क्या ऑपरेशनल कॉस्ट में जो रेंटल और जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है किसी कैफे को नीचे खींचने के लिए? वो उस क्वालिटी का सर्व नहीं कर पा रहे होंगे या प्रोक्योरमेंट में वो कहीं ना कहीं कटौती करते हैं? सर जितनी जगह पुरानी होती जाएगी ना, उतने आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। यस। आदमी कहता है मैं बिजनेस बढ़ाऊंगा, खर्चे कम करूंगा, ये इंडस्ट्री उल्टी है ना। आपका रेंट बढ़ेगा, आपके एम्प्लॉयज की कॉस्ट बढ़ेगी, जितना एम्प्लॉय ट्रेन होते जाएगा इंडस्ट्री इतनी बढ़ेगी, 500 रुपए में भी चले जाएंगे। अब आप कह रहे हो आपके यहाँ पिछली साल 12,000 का एम्प्लॉय था, 15,000 का था। कुछ रेस्टोरेंट में सर ये हालत है कि उनके वो एम्प्लॉय जिनको उन्होंने ट्रेन किया, जिनके कारण वो चल रही जगह, वो 15,000 से 40,000, 45,000। ऐसा नहीं कि नॉर्मल आप बोलो 5 साल का शिफ्ट है, मतलब ये शिफ्ट 1 साल का है कि आदमी ने स्विच मार के अपनी 15 से 20, 25, 50 की सैलरी कर ली। और 50 की सैलरी या 1 लाख की भी सैलरी कर ली, क्या वो जस्टिफाई कर रहा है? आप समझिए उस इंडस्ट्री में क्या वो जस्टिफाई कर रहा है? तो इतने सालों में सबसे बड़ी तो आपकी लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई। यस। रेंटल हाई है, रेंटल हर 10%, 6% कमर्शियल इश्यू से बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। प्लस सेल डिक्लाइन पे। यस। और सेल हमेशा 12 महीने एक जैसी नहीं रही, खर्चे तो 12 महीने एक जैसे एक तरीके से। बाकी ऑनलाइन वालों ने कर दिया है। फूड कॉस्ट अगर अपन हटा दें तो बाकी तो खर्चे 12 महीने सेम ही है। Yes. पर बिजनेस आपका 12 महीने सेम नहीं है। बारिश में अलग कहानी, ठंडों में अलग कहानी, गर्मी में अलग कहानी। और प्लस अगर समझिए अगर आपका कोई वीकेंड सरकार खा गई, लाइक इलेक्शन हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है या बंद हो जाता है, तब तो आपका पूरा महीना डिस्टर्ब हो गया ना। ट्रू। एंड अनदर पॉइंट दैट ये जो डिपेंडेंसी ऑन एम्प्लॉइज, क्या ये भी एक रीज़न है कि जो अननोन प्लेयर्स हैं जो कैफ़े बिजनेस में या फूड बिजनेस में पहली बार आ रहे हैं, ये मैनेज नहीं कर पाते हैं? तो देखिए बट पॉइंट ये भी तो है कि लोगों से तो धंधा बनता है, लाइक यस ट्रू। बिना लोगों के बिजनेस भी नहीं चल सकता। सो इफ़ यू आर गुड, आपने इतनी रेपो कमाई है, आपने मार्केट में इतने साल कमाया है कि आपने अपने स्टाफ को खुश रखा है, आपने अपने स्टाफ को अच्छी सैलरी टाइमली दी है, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में वो स्टाफ टिकता भी है, लोग केयर करते भी हो। इट्स अ वाइस वर्सा नेचर, इट डिपेंड्स ओनर टू ओनर। आई थिंक अगर आपने अपनी मार्केट में अच्छी इज्जत कमाई है तो आपके साथ लोग टिके भी रहते हैं, नहीं तो फिर तो सर वही एक पॉइंट वो भी है कि उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई नहीं। वो वही पॉइंट है कि अगर कोई इंडस्ट्री में अच्छा कर रहा है तो लोग टिके रहते हैं, नहीं कर रहा तो अगले दिन से सब टाटा बाय बाय लगे हैं। स्टाफ को भी पता होता है ना कि चल रहा है नहीं चल रहा। एग्जैक्टली। सब खबर होती तो बहुत पॉलिटिक्स होती है सर, एक रेस्टोरेंट के अंदर भी इतनी पॉलिटिक्स होती है कि ओनर तक पहुंच भी नहीं पाती, ओनर समझ भी नहीं पाता। ओनर के पास इतनी सारी चीजें हैं, वो देखेगा क्या? उसको रेंट भरना है, उसको दुनिया की हर चीज करनी है, उसको सब टेक केयर करना है। कल रात को जो पार्टी हुई है उसके पैसे नहीं आए उस बेचारे के पास, आप समझ रहे हो सर? तो उसके पास वैसे इतने हेडेक है, वो कहाँ से कब देखे? तो इट्स टीम वाला गेम। अगर कोई बना सकता है, जिन लोगों ने बनाया दे आर डूइंग गुड, जो नहीं कर पाया वो 90% नहीं कर पाते, वही चीज़ है। नाउ वन पॉइंट मुझे जो लगता है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि अभी ये फ्रोज़न का बहुत बड़ा ट्रेंड है, एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है। एट द सेम टाइम अगर आप आज QSR फॉर्मेट की बात करें, दे आर द ओनली प्लेयर हु आर ग्रोइंग ग्लोबली, क्योंकि दे हैव ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, दे हैव एवरीथिंग फिक्स्ड, क्वालिटी फिक्स्ड, मसाले फिक्स्ड, स्टाफ को बस उतना ही करना है जिसका उतना बताना जा रहा है, दैट्स इट। सो अगर बढ़ने के लिए है बिजनेस और अगर कोई कैफ़े में एंटर करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या सिर्फ QSR ही एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू वो आगे बढ़ सकता है, या जो आप ट्रेडिशनल इंडियन फूड के बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं या पसंद करते हैं सदियों से, उसके थ्रू भी लोग बढ़ सकते हैं? और कितना टफ है? स्कोप हर समय हर जगह है। अगर उसका कोई प्रोडक्ट का नीश है, इफ ऐसे लाइक कोई इंसान है जो बोलता है कि मैं अच्छे बर्गर बना सकता हूँ, अच्छे पिज़्ज़ा बना सकता हूँ, मेरे को पता है कि मेरा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, प्रोडक्ट की नीश है, तो क्यों ना फ्रेंचाइज मॉडल पे जाया जाए? पहले खुद का एक खोले, फिर 10 खोले। बट पॉइंट टू बी नोटेड,
1 से 10 में बहुत बड़ा गैप है और 10 से 100 में बहुत बड़ा गैप है। वो सर्विस कंट्रोल जो है ना, कि आपको अपना क्वालिटी कंट्रोल करना है, तो वो बहुत बड़ा है। अगर आपके पास, आपको पता है कि इफ़ यू कैन प्ले एक प्रोडक्ट के साथ, 2 प्रोडक्ट के साथ, देन आई थिंक QSR इज़ द बेस्ट। इफ़ यू वांटेड कि मुझे एज अ फाइन डाइन जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, एंड आई थिंक मार्केट बदलता रहता है, हर समय शिफ्ट आया है। एक पॉइंट था आज से 5 साल पहले, जहाँ बार, रेस्टोरेंट एज अ कैफे बार्स का ज़्यादा कल्चर आया था, दे वर डूइंग गुड एट दैट टाइम। आज की डेट में वहाँ सिचुएशन आ चुका है। सो इफ आई से लॉन्ग टर्म पे अगर सबसे ज़्यादा जो मैंने नोटिस किया है खुद से, तो आई थॉट कि लॉन्ग टर्म पे एज अ फैमिली प्योर वेज रेस्टोरेंट ज़्यादा सर्वाइव कर जाते हैं एज कम्पेयर टू अल्कोहल सर्विंग ब्रांड्स और बाकी जितने भी नॉन वेज ब्रांड्स ऑल्सो। ऐसे प्योर वेज फैमिली डाइनिंग लॉन्ग टर्म पे ज़्यादा चलता है एज कम्पेयर टू QSR और एज कम्पेयर टू लाइक प्रॉपर किसी भी रिजॉर्ट रेस्टोरेंट्स में से सबसे ज़्यादा। आई थिंक अगर सर्वाइवल की बात करो लॉन्ग टर्म पे 5 साल 6 साल जो बिजनेस टिके रहते हैं, वो फैमिली फाइन डाइनिंग वाले ही हैं जो प्योर वेज कर रहे हैं। उनका रिटेंशन ऑफ कस्टमर बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, आपका जो प्लेटफॉर्म है दैट इज़ मेजरली इंस्टाग्राम बेस्ड। इंस्टाग्राम का एक एज ग्रुप है जो इसको रेगुलरली वॉच करते हैं। सो उसके जो एज ग्रुप है वो 17-18 से शुरू हो जाता है, कभी कभी तो 15 से भी शुरू हो जाता है। सो इनका एक अलग कैटेगरी होता है, इनका एक पॉकेट साइज होता है, इनका एक बाइंग कैपेसिटी होता है और इनका एक ग्रुप होता है और इनके पास एक लिमिटेशन होते हैं। सो ये जो चंक है ये कितना कंट्रीब्यूट करता है आपके प्लेटफॉर्म को टू डिसाइड ऑन समबडी स्पेसिफिक और सम रेस्टोरेंट स्पेसिफिक? तो सर देखो, पहले ऐसा ज़रूर था कि स्पेसिफिक सेट ऑफ एज के जेंट्री आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी, यंगस्टर ही थे, मेजरली लाइक 30 अंडर वाला ही गेम था, 35 मैक्स आप ले लो। पर अब नहीं है, ऐसा नहीं है। Okay. अब आप देखो तो सर, दुबई में लोग 300 करोड़ के फ्लैट बेच रहे हैं इंस्टाग्राम पे, और बिक भी रहे हैं, ऐसा तो नहीं बिक रहे। तो आप कहो यार रील चलाने वाला 300 करोड़ का फ्लैट या 30 करोड़ का, वॉट एवर इट इज, आ तो रहा है ना, आपके सामने तो आ गई है ना चीज। अब आप ये नहीं कह सकते वो आदमी के पास 3 लाख है कि 3 करोड़ है, बट कहीं ना कहीं लोगों तक आ गई ये चीज। एंड जो कस्टमर रहता है, नीश रहता है, वो अपना एक स्पेस आप बना लेते हो कहीं ना कहीं, आई फील। एंड लोग आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे, अभी बहुत गई बात 40-45, मुझे लगता है कि मतलब ऑलमोस्ट आप देखें लाइक जब इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ था और वो लोग बड़े हो गए हैं, वो कमा रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया था लाइक व्हेन आई स्टार्टेड इंस्टाग्राम में 19 साल का ही था ना, लाइक आप समझना। तो इस एज तक आते आप कमा रहे हो या जो भी कर रहे हो। तो ऐसे और भी तो लोग हैं जो 25 साल में इंस्टाग्राम चालू किया था, आज 35 साल में, दे आर डूइंग गुड। तो उनका है आज भी बना हुआ, आज भी लोग पेज खोलते हैं, अकाउंट खोलते हैं, देखते हैं इस हफ्ते क्या नया आया है, वो जाते हैं। और मेरे को खुद लोग मिलते हैं, लोग बोलते हैं यार हम तो आप ही का अकाउंट देख के या पूरा आपका ही कंटेंट फॉलो करके देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो हर तरीके के लोग हैं। ये जितना भी आपने रोलर कोस्टर राइड आपने अभी तक जो तय किए हैं, इसमें कौन सा वो 2-3 पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं कि देयर आई एम राइट एंड देयर आई हैव ए फुटप्रिंट इन द मार्केट एंड आई एम हेल्पिंग सो मेनी पीपल एंड बिकॉज ऑफ मी सो मेनी पीपल डिसाइडिंग ऑन देयर ओन फैक्टर? कहाँ पे सेटिस्फेक्शन? सबसे पहले तो अपने रूट्स पे स्टिक रहना, कि भले कोई भी कितना भी ऑफर कर ले, अलग कैटेगरी में नहीं जाना। मतलब कोई बोले कपड़े का आउटलेट, देयर आई रियली अप्रिशिएट योर प्लेटफॉर्म बिकॉज यू आर द ओनली प्लेटफॉर्म which is completely I found ethical personally कि जो आपका निश है वो आपने नहीं छोड़ा है। तो वो एक because of सबसे anything, बड़ा whatever. एक था। दूसरा एक और था कि लाइक हम कभी वो भी नहीं बने लाइक आप हमें पे कर दो और आप हमें कंटेंट दे दो, वी विल प्रमोट इट। एक पॉइंट था वी डूइंग दैट कि अगर किसी के पास अच्छा कंटेंट ऑलरेडी है सो वी कैन प्रमोट दैट, उसको हमारे तरीके से मॉडिफाई करके। बट आज की डेट में हमने पूरा कंट्रोल अपने कंटेंट पे खुद किया हुआ है। Okay. So you only create content Yes. and then only you Yes, post. हमारी टीम पूरा कंटेंट Okay, बनाती है, that is great. हम ही शूट करते हैं, हम ही एडिट करते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं। क्लाइंट वाइज हम देखें तो क्लाइंट के ऊपर इस तरीके से नहीं रहता कि आप शूट करा के हमें दे दो, वो फिर कुछ भी दिखा देगा और फिर वो हमारी यूजर देखेगा, तो हम भी नहीं चाहते। सो हम एक तरीके से वो एक होता है ना कि आपको आपकी quality check हो जाता है। एस्थेटिक्स पता है आपके Yes. कि मेरे ये एस्थेटिक्स है, मेरा ये मॉडल है, मेरा ये फॉर्मेट है, इस तरीके से चलेगी चीज, तो मैं उस तरीके से ही चाहूंगा। और कितना टफ था ये बिल्ड करना, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो यही बोलते हैं ना कि मेरे पास तो सब कुछ है, आप बस लगा दो पेज। सर आप सोचो ना कि अगर आप मैं बोलूँ कि हमारे पास आज 50-55 क्लाइंट हैं, तो ये इसमें से समझो 35-40 क्लाइंट्स तो हैं जो पुराने हैं। मतलब हमारे पास मेजरली वही क्लाइंट हैं 3 साल 4 साल से चले आ रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सोचो कि हर महीने उनका शूट करना। कई बार तो मैं मेरी टीम के लिए सोचता हूँ कि सर पटक देते होंगे, एक ही कॉफ़ी 10 बार शूट करिए या एक ही प्रोडक्ट 10 बार शूट किया, बट नहीं सर, हमेशा नया कंटेंट निकलता है।
चीजें सेम हैं, नो डाउट, उसका इंटीरियर तो सेम ही रहेगा। Yes. 4 साल से प्रमोट करो या 3 साल से प्रमोट करो, इंटीरियर तो सेम ही, बट कहीं ना कहीं भी फील कि यार कहीं ना कहीं अगर सीजनल शिफ्ट है तो उनके प्रोडक्ट भी शिफ्ट हो ही रहे हैं, मेन्यू में कुछ ना कुछ चेंज होगा ही, कुछ ना कुछ हर महीने। क्रिसमस आएगा तो कुछ ना कुछ तो नया करोगे ना, तो हम हर महीने शूट तो करते हैं, हर महीने कंटेंट तो क्रिएट करते हैं, उसके बिना तो सर सब पुराना हो जाता है। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में इंस्टाग्राम या लोगों का एक प्रेफरेंसेस है कि मैंने आपका जो पोस्ट देख लिया है वो दोबारा मैं नहीं देखना चाहूंगा। yes, that is तो another एक one. आपको है वो एक मार्केट में बने रहने के लिए हमेशा नया क्रिएट करना है, कंटेंट ऐसा हो चुका है हमेशा बनाना ही पड़ रहा है, आपको ऑप्शन ही नहीं, आपके पास पुराना कुछ यूज ही नहीं कर सकते। वापस पॉइंट पे आ जाता हूँ मैं, व्हाट गिव्स यू द सेटिस्फेक्शन? किस चीज़ से सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको जब आप ये इतने सारे रोज का नया हैसल है, रोज कुछ नया करके देना है, रोज कुछ नया डिलीवर करना है और अपने पैदान पे खड़े भी उतरना है? सेटिस्फेक्शन से देखो लॉन्ग टर्म तो कभी नहीं आता, शॉर्ट टर्म आ जाएगा कि हाँ आपने अभी 3 महीने में कुछ अच्छा कर लिया तो लाइक शॉर्ट टर्म आ जाए। लॉन्ग टर्म तो यू ऑलवेज नीड टू इम्प्रूव, हमेशा इम्प्रूव करना ही है। कई बार मुझे लगता है डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा अच्छा है, बहुत सही बात आपने बोला है। डिससेटिस्फेक्शन ज़्यादा अच्छा वो है, आपको इम्प्रूव करने के लिए पुश करता है। मैं क्यों, ठीक है मैं सेटिस्फाई हो सकता हूँ, आई कैन बी ग्रेटफुल, Yes, आई कैन बी ग्रेटफुल टू माई लाइफ, टू माई पूरी टीम, आई कैन बी ग्रेटफुल जो लोग जुड़ते गए जर्नी में, आई कैन बी ग्रेटफुल एवरीथिंग आई अर्न, लाइक हर चीज, मोबाइल से लेके कार से लेके सब चीज़ों से आई कैन बी ग्रेटफुल, बट डिससेटिस्फेक्शन फिर भी रहेगा कि नहीं यार इससे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आई फील कि हर फेज मैंने देखा है जहाँ सेटिस्फाई इन द सेंस मैं खुश हूँ, और कहीं ना कहीं आई ऑल्सो एट दैट सेम पॉइंट जो मुझे लगता है कि मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। मैं वहां हूँ ही नहीं जब मैं हूँ, मतलब आप समझ रहे होगे इस पॉइंट को कि मेरे को लगता है नहीं अभी बहुत चलो, क्योंकि यार आपने कुछ भी नहीं किया। अगर आप देखो तो लाइक 28-29 साल में आपने कुछ नहीं किया, लोग 21-22 साल में पता नहीं क्या कर चुके हैं। तो अगर आप सोचते हो कि आपने बहुत कुछ कर लिया है, देन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने जिस दिन से ये सोच लिया कि मैंने सब कुछ कर लिया है, बहुत कुछ कर लिया, उस दिन से उल्टा टाइम चालू है मेरा मेरे को लगता है। तो मेरे को लगता है मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे बहुत कुछ करना है, एंड आई विल गोना डू इट धीरे धीरे, व्हाटएवर, स्टेप बाय स्टेप। आज के तारीख में जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है, जब आपने शुरू किए थे, पता नहीं मुझे ये फैंसी वर्ड होता था कि नहीं होता था। हाँ तब भी था। हाँ, तो ये थोड़ा सा डेविएट हो चुका है, थोड़ा सा क्लमजी चीज़ें हो गई हैं। बहुत लोग शार्क टैंक देख के अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझने लग जाते हैं, या वो दुनिया समझने लग जाते हैं कि वैसे दुनिया होते हैं एंटरप्रेन्योर की, लेकिन एक्चुअली वो बहुत टफ है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई भी नया जनरेशन एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले कौन सी चीज़ों के बारे में सोच के कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए, एंड देन ओनली ही और शी शुड थिंक अबाउट टू एंटर इनटू इट? इंटेंशन साफ हो, लॉन्ग टर्म अगर उसको काम पसंद है तो आई डोंट फील किसी को भी कोई दिक्कत आती है। अप डाउन आते हैं बिजनेसेस में, बाकी सब तो नॉर्मल है। बाकी हाँ, पहले एंटरप्रेन्योरशिप और अभी की एंटरप्रेन्योरशिप में अंतर यह है कि लाइक पहले और अभी में मतलब कहीं ना कहीं आपको उस तरीके के लोग जरूर मिलेंगे जो आपने कहा शार्क टैंक देख के या एक दिन ट्रेड करके और पैसा कमा के बोलते हैं कल से तो अपन, तो वो तो फिर हमेशा ही सही रहा है। बट कहीं ना कहीं जितने भी ग्रुप्स होते हैं जहाँ लोग सोशलाइज करने आते हैं, जो प्रिटेंड करते हैं बहुत, मैं हमेशा उनसे दूर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि अपनी लाइफ में अच्छा करते रहो, लोगों के नोटिस में आओगे, यू डोंट नीड टू बी लोगों को बार बार दिखना, हर जगह पार्टीज में जाना। एक समय बहुत कर लिया, जब जरूरत थी कांटेक्ट बनाने की, चीज़ें करने की, सब कर लिया। अभी मुझे लगता है आप अपने काम पे फोकस रखो, अपना शेड्यूल अच्छा रखो, बाकी खुद ब खुद आप नोटिस में आ जाओगे कि आप क्या कर रहे हो। जब भी आज कोई एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप की जर्नी शुरू करते हैं, 2-3 चीज़ें उनके दिमाग में चलता है। पहला, बूटस्ट्रैपिंग कंपनी, कितना फंड है, कितना दिन तक की रनवे है उनके पास, क्या कर सकते हैं। और एक 80-90% लोग इस भरोसे में काम करना शुरू करते हैं कि फंडिंग हो जाएगा, और उनका प्रेजेंटेशन ही उस तरीके से क्रिएट होता है, उसका एक्सेल ही उस हिसाब से बनते हैं कि दे कैन इम्प्रेस द इन्वेस्टर्स। बिजनेस क्या है, बिजनेस का बेस क्या है, रोड मैप क्या है, गॉड ओनली नोज, बट दे हैव द एवरीथिंग ऑन पेपर टू इम्प्रेस द इन्वेस्टर्स। सो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस इनटू इट कि बिजनेस को किस तरीके से सोचना चाहिए या करना चाहिए, और क्या फंडिंग के लिए डिपेंडेंसी या उसी के ऊपर ही 80% फोकस रख के काम करना चाहिए? देखो सर, मैं एक सिंपल इसका आंसर देता हूँ। पहली बात तो जो रियल एंटरप्रेन्योर होता है कहीं ना कहीं उसको एक चीज़ तो समझ में आ जाती है कि सिर्फ फंडिंग ही गेम नहीं है।
आप किसी को एक बार पागल बना के पैसा उठा लोगे ना, 6 महीने अगर वो आपके सर पे नाचेगा, उसको रिटर्न नहीं मिलेंगे तो कब तक? एक लॉन्ग टर्म पे तो फंडिंग भी काम नहीं करती। पेटीएम ने भी फंडिंग उठाई, आज कहीं ना कहीं जिसने उसका आईपीओ उस समय लिया, आज बेचारे को रिटर्न भी नहीं मिला। तो ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग उठाई, पर ठोस बिजनेस मॉडल मेरे लिए बहुत गलत होगा इतनी बड़ी कंपनी के लिए बोलना। उस इंसान ने जो भी किया अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया, बट एक सर्टेन पॉइंट पे तो कहीं ना कहीं रियलिटी सामने आ गई ना कि क्या बिजनेस है, क्या मॉडल है, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं। तो शॉर्ट टर्म में तो हाँ, मैं कहता हूँ कि फंडिंग बहुत लोगों को काम भी आती है, लोग निकल भी जाते हैं। जरूरत है, देखो यार आज के डेट में धंधा करने के लिए पैसे की जरूरत है। हमने 0 से स्टार्ट किया था, हम सर्विस बेस्ड थे, तो हमें पता था कि पहले अगर 100 रुपये आने हैं तो 30 रुपये खर्च करने हैं। और सर्विस बेस्ड में आपको फायदा मिल जाता है, आपके मार्जिन हाई होते हैं एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग, एज कम्पेयर टू कुछ और। आज मैं अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाऊँ और मेरी मतलब मुझे सेटअप ही फैक्ट्री का 5 करोड़ का है, तो एनी डे मुझे फंडिंग तो लगनी है। पर अगर मैं सर्विस बेस्ड हूँ, स्किल बेस्ड हूँ, और मुझे पता है से मुझे कैमरा चाहिए, देन मुझे कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है। इट विल टेक टाइम टू रीच दैट लेवल। बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे आप जैसा एक स्टूडियो बनाना है, सेटअप करना है, तो रिसोर्सेज की एक लिमिट तक आपकी कैपेबिलिटी है, तभी आप सोच रहे हो ना। अब ऐसा तो नहीं आप डिपेंडेंट हो जाओगे। वो जो डिपेंडेंट है ना फंडिंग के या चीज़ों के, वो जीवन भर होता रहता है कि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है। रिसोर्सेज की किसी को कमी नहीं है आज की डेट में, हर इंसान के पास रिसोर्सेज है। अनटिल एंड अनलेस, फिर वही बात आ गई कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हो जहां आपको सीरियसली फंड्स की जरूरत है। बट फंड्स आते हैं, लोग बहुत पैसा है मार्केट में, लगाने वाले भी लगाते हैं। बट वही है ना कि एक बार लगाने के बाद अगर आपने उसको दे दिया रिटर्न, तो आप जीवन भर ले सकते हो, लोगों से फंडिंग उठा सकते हो। लोकल लेवल पे भी फंडिंग चलती है, लोग बड़े लेवल पे कंपनी वाइज भी चलती है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे बेसिक 10, 20, 50 करोड़ का धंधा बनाना है, तो लोकल लेवल पे भी फंडिंग आप उठा सकते हो, मार्केट से, लोगों से, चीज़ों से। जिसको बिजनेस बनाना आता है वो तो बना ही लेता है। फिर अभी आप एज अ बिजनेस ओनर ऑफ द एंटायर यूनिट, आप किस किस चीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कंटेंट क्रिएट होगा, कितने सेकंड का क्रिएट होगा, कैसे उसको डिलीवर करना है, ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। प्लस जो आप इवेंट करते हैं वो एक अलग माथाफोड़ी वाला काम है। प्लस आपका जो मीडिया हाउस है, वहाँ पे कंटेंट को कैसे दिखाया जाएगा, विजन क्या है, आपने क्या सोचा है और क्या कैप्चर हो रहा है, ये बहुत मतलब क्लमजी चीज़ें हैं। आप किस किस चीज़ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं? क्या क्या आपके लिए चेक पॉइंट्स होता है कि दिस इज द राइट टिक फॉर मी, देन गो अहेड? शिफ्ट किया है सर हर चीज़ को। पहले मैं शूट्स एक समय जाता था, देखता था, वो छोड़ दिया। राइट नाउ सर अगर मैं देखूँ तो मैं 1-2-3 चीज़ों पे फोकस्ड हूँ। एक फाइनेंसेस वाले पार्ट पे, टाइमली आप अकाउंट्स मैनेज करना, पेमेंट्स आ रहे नहीं आ रहे, जीएसटी, एम्प्लॉयज़, आपको सबका देखना है, सबको टाइमली उनको भी ग्रो करवाना है, उनके साथ ग्रो होना है, तो आपको सब एक फोकस में रखना पड़ता है। एंड दूसरा सर कहीं ना कहीं मीडिया हाउस की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ प्रॉपर टीम बनी हुई है, या आईएफई में भी एक टीम है सेट ऑफ स्पेसिफिक। जैसे मीडिया है तो सिद्धांत है, वो पूरा मीडिया का देख लेता है कि लाइक उसको पता है कंटेंट कब कहाँ शूट होना है, किस तरीके से करना है, किस ब्रांड को क्या अप्रोच है हमारी, तो वो देख लेता है। फिर प्रियम है, ऐसे बहुत, पल्लवी, जाने अजीत, सब लोग, मतलब मैं थक जाऊँ नाम लेते लेते, एवरीवन, लाइक संस्कार, एवरीवन। तो हर किसी ने अपना अपना एक रोल निभाया हुआ है। उस रोल में वो बिल्कुल ऐसे हैं कि हर महीने लगे रहते हैं। एंड सर एक और चीज़ है जो मेरे को फील होती है कि मैंने कभी किसी पे प्रेशर नहीं करा है, कभी भी किसी चीज़ का। सीरियसली बोल रहा हूँ, इंदौर का इकलौता ऐसा ऑफिस है हमारा जहाँ आप 12 बजे आओ, 11:30 आओ, आप 3 बजे चले आओ, 5 बजे चले जाओ, बट हर कोई इतना समझदार है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। वो डंडा नहीं है कि सुबह से लेकर रात तक कोई भी बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं। सबको पता है कि अगर मैं नहीं भी आ रहा हूँ ना तो मुझे क्या काम करना है, विच आई फील बेस्ट कि टीम समझदार है ना, हम उतना करते हैं। और सबसे मेरा वैसा रिलेशन है कि लाइक बिल्कुल, मतलब मेरे लिए बच्चे समान हो जाते हैं कि यार मेरे ही हैं और मेरे को कैसे भी करके इनके लिए करना है, ये मेरे लिए कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है सर, कहीं ना कहीं बुरे वक्त में आपके लोग आपको निकालते हैं। सो मैंने से कि इवेंटिंग में लॉस हुआ या कहीं भी हुआ या वॉट एवर, सॉरी, तो एक पॉइंट पे आप लोगों के थ्रू ही निकले हो, जो आपकी टीम थी, जो आपके साथ लगे हुए थे उस जर्नी में, कि नहीं भैया आप करो, हम खड़े हैं आपके साथ। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की तारीख में जब कोई आगे बढ़ते हैं तो उसको नीचे खींचने वाले हजारों तैयार हो जाते हैं तुरंत, हाथों हाथ। आगे बढ़ाने के लिए तो 1-2 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये कंपटीशन हमेशा टीम को तोड़ने की काम करते हैं।
उनको लगता है कि इनकी टीम को तोड़ लिया तो मैं जीत गया, जो एक बहुत बड़ा गलतफहमी है। लेकिन पहला थॉट वही आता है लोगों के दिमाग में। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू केप्ट योर टीम इंटैक्ट विथ यू? देखो, सबसे पहली बात, आपकी एनर्जी आपके लोग अट्रैक्ट करती है। वेरी ट्रू। मेरी जो एनर्जी रहेगी मैं वैसे ही लोग अट्रैक्ट करूंगा मेरी लाइफ में। मेरी एनर्जी गलत रहेगी, मेरे इंटेंशन गलत रहेंगे, मैं जाऊंगा नहीं मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ और 3 महीने टिका रहेगा तो मैं आगे, तो वो इंटेंशन उसी लेवल पे काम करता है। व्हाट आई फील यार, कोई भी एक ऐसा इंसान मिल जाए जिसको है ना बस इतना हो कि मेरे को है ना कुछ अच्छा करना है, उसके इंटेंशन साफ हो ना, तो मेरे पता नहीं वो एनर्जी अट्रैक्ट कर जाती है। भले उसको काम आता हो ना आता हो, मैं उसको बोलूँगा 3 महीने ले ले भाई, तू 3 महीने इधर ही बढ़। और मेरे को लगता है वही लोग अच्छे हैं जो आपके साथ ग्रो करते हैं, सीखते हैं। एट अ सर्टेन पॉइंट यू ऑल्सो नो कि लाइफ है, आप नहीं कह सकते कौन कब तक, बट इतना आपको समझ में आता है कौन किस तरीके से आपके साथ जुड़ा हुआ है, किस इंटेंशन से जुड़ा हुआ है। एक जब तक स्मॉल टीम है आपके पास 20-25 लोगों तक की, तब तक तो शायद आप, मेरे को लगता है, समझ सकते हो इस चीज़ को। व्हेन यू ग्रो 50-100 लोगों तक, तब आई थिंक मुश्किल हो जाए। बट कहीं ना कहीं मैंने उतना सबसे बना के रखा है कि हर कोई मेरे से आके शेयर कर सकता है उसकी लाइफ की प्रॉब्लम। अच्छा, वो भाई वाला ही है कि लाइक ठीक है भैया आप बताओ ना क्या करना है, वो वैसा ही है। मतलब कभी भी वो वैसा नहीं रहा कि लाइक ये काम क्यों नहीं हुआ है, ऐसा नॉर्मली जहाँ लगता है 2 साल में एक बार लग जाता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो समझदार सभी हैं अभी। फैमिली की तरफ से आज की तारीख में आप एक बिजनेस ओनर है, आपने बिजनेस बना लिया है, तो रियलिटी चेक मिलता है फैमिली की तरफ से आज भी? देखो, पहले तो ऐसा था कि जब आप कर रहे थे नया तब तो किसी को पता ही नहीं था आप कर क्या रहे हो। यस, ट्रू। अच्छा, आप अपने होम टाउन नहीं आते थे सोच के कि लोग बोले कर क्या रहे, तो आपको समझाने कोई नहीं। फूड ब्लॉगिंग क्या करते हो, एक पेज बना के रखा है इंस्टाग्राम पे, फूड बता रहे हो, तो था बिल्कुल, उसमें कोई डिनाइल फैक्टर ही नहीं है कि आप भागते थे लोगों से। बट एक पॉइंट पे सर होता है ना कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आने लगे, हेडलाइंस आने लगी, दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज है, वॉट एवर लाइक यू कॉल इट, सब एक धीरे धीरे होता है। तो उनको भी एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि नहीं, हमारा बच्चा कुछ ना कुछ तो अच्छा ही कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, बट अच्छा कर रहा है, इतना समझ में आ गया था एक पॉइंट पे। देन सर चीज़ें आपको प्रूफ सबको करना है, यू कांट बी लाइक कि आपको प्रूव नहीं करना, आपको पूरी दुनिया को प्रूव करना है। आपका खुद का बच्चा भी हो जाएगा, उसको भी प्रूव करना पड़ेगा कि लाइक एवरीवन, यू हैव टू प्रूव योर फैमिली, यू हैव टू प्रूव योर पार्टनर, यू हैव टू प्रूव एवरीवन। तो वो करते ही है जो भी है। Thank you very much for sharing your journey and this insightful conversation. How was your experience? आपको कैसा लगा ये conversation? पॉडकास्ट का मेरे को सबसे पहली बात जब बताया गया कि 1-1.5 घंटा हो गया, मेरे को तो लगा 5 मिनट पहले तो आया था मैं। तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि इतनी बातचीत में समझ में नहीं आया टाइम कब बीत गया। But thank you very much for such an information full insights in this entire podcast. Thank you so much for giving us your time. Thank you. So this was the podcast with the founder of Indore Food Explorer, which is the most trusted Instagram platform for the foodies of Indore. इस पूरे पॉडकास्ट में हमने इंदौर फूड एक्सप्लोरर की जो जर्नी और जो इनिशियल डाउनफॉल है उसके बारे में भी जाना, एंड हमने कपिल जी के पर्सनल स्पेस को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर पॉडकास्ट, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट you to subscribe this channel so that you can have all the updates from our end, and also subscribe our other channels as TSBP News, TSBP Shorts and TSBP Clips, because इस बड़े से पॉडकास्ट के छोटे-छोटे टुकड़े हम TSBP Clips में भी डालते हैं ताकि कम समय में आप इस पूरे पॉडकास्ट को कवर कर सके। So again, thank you very much for watching this entire podcast and signing it off.